नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास सबसे पहले किसने लिखा। ए गासादा तासी, बी शिव सिंह सेंगर, सी जॉर्ज गियर्सन या फिर विकल्प डी मिश्र बंधु है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए गासादा तासी महोदय इज राइट आंसर, है ना। देखिए, हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास किसने लिखा था, गासादा तासी महोदय जी ने लिखा था। कब लिखा, 1839 में, और इसका दूसरा भाग 1847 में, और फिर इसका दूसरा संस्करण यानी कि तीसरा भाग 1871 ईस्वी में लिखा गया था। ध्यान में रखिएगा, एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 2 है कि आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर विकल्प डी मिश्र बंधु। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। देखिए, वीर गाथा किसकी है, मैंने आपको बताया था कि रामचंद्र की वीर गाथा है। तो वीर गाथा काल आदिकाल को किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हजार जब गिनती करते हैं ना तो आदि 1 2 3 4 5 6 7 आदि हजार, तो आदिकाल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और राम कुमार वर्मा, राम के कुमार दोनों लव और कुश थे, उन्होंने कहा था कि संधि करो या रण करो, संधि एवं चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा ने। और मिश्र बंधु लोग आरंभ करते हैं, तो आरंभिक काल कहा है आदिकाल को। ध्यान में रखिएगा मित्रों, और यहाँ से तो परीक्षा कोई भी हो, कहीं की भी हो, एक प्रश्न जरूर बनता है। तो आदिकाल के नामकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको बिल्कुल आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प है बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 3 है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ए जॉर्ज गियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी शिव सिंह सेंगर या फिर विकल्प डी गासादा तासी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए जॉर्ज गियर्सन इज राइट आंसर। बात करें मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, मॉडर्न देखो मैंने बताया था मॉडर्न कौन होता है, तो सन होता है, तो सन फॉर गियर्सन ध्यान में रख लीजिएगा। और कब, 1888 ईस्वी में लिखा गया था, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, जिसमें कुल 838 कवियों का वर्णन मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। और इसी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर आप हिंदुस्तान का हिंदी में जो अनुवाद किया था किशोरी दास वाजपेयी ने, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो फिलहाल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर चल रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 4 है कि रासो शब्द का संबंध रासायन से किसने जोड़ा है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी नरोत्तम स्वामी, सी गणपत चंद्रगुप्त या फिर विकल्प डी राहुल सांकृत्यायन ने। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। मैंने आपको ट्रिक कैसे बताया था, राम रसायन तुमरो पासा सदा रहो रघुपति था। तो रामचंद्र का रसायन, रासों को रसायन से उत्पन्न माना है, ध्यान में रखिएगा। नरोत्तम स्वामी जी ने तो रासों को रासक कहा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 5 है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ए डॉक्टर नागेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन या फिर विकल्प डी विश्वनाथ प्रताप मिश्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी यहाँ पे आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था ना कि हिंदी साहित्य की भूमिका 40,000 है, तो 40 फार 1940 में, 1000 फार हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका तो 40,000 है, ये ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास इनके द्वारा लिखा गया एक और ग्रंथ है 1952 में, ठीक है ना। और हिंदी साहित्य का ये ध्यान में रखिएगा, आदिकाल तो अभी आपने देखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 1952 में इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलिए।
प्रश्न 6 है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू या फिर विकल्प डी फ्रेंच। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी फ्रेंच इज राइट आंसर, है ना। देखिए फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया था, गाथा दत्तासी महोदय द्वारा लिखा गया था। इस्तवार दा लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी शीर्षक से लिखा गया 1839, 1847 और 1871, ये ध्यान में रखिएगा। और 738 कवियों का वर्णन मिलता है, जिनमें से हिंदी के मात्र 72 थे, शेष उर्दू के कवि थे, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ए विजेंद्र स्नातक, बी डॉक्टर नलिन शर्मा, सी नामवर सिंह या फिर विकल्प डी डॉक्टर विनय मोहन है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा इज राइट आंसर, है ना। इतिहास का दर्शन मैंने बताया था बिलोचन से करते हैं, बिलोचन फार नलिन बिलोचन को ध्यान में रखिएगा। जब इतिहास का दर्शन होता है तो बिलोचन, नेत्र, चक्षु, दृग सब जानते हैं ना। बस ऐसे क्लू बना करके इसको फटाफट अपने नोटबुक में दर्ज करिए और इसमें में हमेशा के लिए छाप लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 8 है कि शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? ए भक्ति काल, बी रीत काल, सी पूर्व मध्यकाल या फिर विकल्प डी गद्य काल है। तो जवाब आपको देना है कि शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है, आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और जितने भी इससे संबंधित तथ्य हैं ना, सारे तथ्यों को बिल्कुल आप रट लीजिए, अपनी धार को इतनी पैनी कर दीजिए कि परीक्षा कहीं की भी हो, कभी भी हो, बिल्कुल आपको, है ना, उसकी खोपड़ी में छेद करना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब विकल्प ये बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 9 है कि शुक्ल जी के कालों के नामकरण का आधार? ये कह रहे हैं कि परंपरा है, बी प्रवृत्ति है, सी प्रमुख ग्रंथ है या फिर विकल्प डी में से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खुद लिखा है कि काल विभाजन का या नामकरण का जो आधार मैंने प्रवृत्तियाँ लिया है। तो प्रवृत्ति ध्यान में रखिएगा। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 10 है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब माना है? ए 700 विक्रम संवत, बी 750 विक्रम संवत, सी 1000 विक्रम संवत या फिर विकल्प डी 1050 विक्रम संवत। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया था। विकल्प बी 750 विक्रम संवत इज राइट आंसर, है ना। जो रामकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ माना है 750 विक्रम संवत, ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 11 है कि रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है? अब आपको जवाब देना है कि रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है। ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी मिश्र बंधु इज राइट आंसर। और मैंने आपको बताया भी था ना कि हमारे बंधु हो चाहे आपके बंधु हो, जब किसी पद पे सुशोभित हो जाते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अलंकृत करते हैं। तो अलंकृत कौन करता है? बंधु। बंधु फार मिश्र बंधु को ध्यान में रख लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, रामचंद्र शुक्ल जी ने बिल्कुल रीतकाल को ध्यान में रखिएगा, रीतकाल कहा है, ये ध्यान में रखिएगा। गिरसा जी ने रीत काव्य कहा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान में, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की बात करते हैं ना, तो बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, श्रृंगार काल कहा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा और जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। तो विकल्प बी मिश्र बंधु इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि आदिकाल को चारणकाल नाम दिया है। अब किसने आदिकाल को चारणकाल नाम दिया? ए डॉक्टर नागेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामकुमार वर्मा या फिर विकल्प डी मिश्र बंधु। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा इज राइट आंसर, है ना। बात करें आदिकाल को, तो आदिकाल को डॉक्टर रामचंद्र कुमार वर्मा जी ने संधि एवं चारणकाल कहा है। तो संधि एवं चारणकाल ये ध्यान में रख लीजिएगा। संधि करो या फिर रण करो। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि राम के कुमार लव और कुश हैं, और जब अश्वमेध द्वारा घोड़ा छोड़ा जाता है तो उस घोड़े के लिए कहते हैं संधि करो या रण करो। तो संधि एवं चारणकाल रामकुमार वर्मा द्वारा
बिल्कुल आदिकाल का नामकरण किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस ट्रिक से अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा, छप जाएगा। और विकल्प सी सही जवाब, सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि श्रावकाचार्य की रचना कब की हुई, यानी कि श्रावकाचार्य का रचना काल क्या है। अभी रचना काल की ढेर सारे ग्रंथ और रचनाओं का चर्चा हम लोगों ने किया है। ए 900 ईस्वी, बी 933 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी, या फिर विकल्प डी है 1133 ईस्वी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 933 ईस्वी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो श्रावक होता है ना, वो 933 श्रावकाचार्य। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि आलखंड के रचयिता हैं, यानी कि आलखंड की रचना किसने किया है, आपको जवाब देना है। ए चंद्रप्रदायी, बी जगनिक, सी शंभु, या फिर विकल्प डी शिवानंद है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी जगनिक, और जगनिक द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है परमाल रासो, है ना। और परमाल रासो का ही एक भाग है आलाखंड, ये ध्यान में रखिएगा, या आलखंड। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है, तो इसलिए इसको आप लोग रट्टा लगा लीजिए कि पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है। ये पुष्पदंत, बी राम सिंह, सी सरहपा, या फिर विकल्प डी धनपाल है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि पाहुड़ दोहा तो राम सिंह का है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 है कि ऋतुकाल का एक अन्य नाम है। ए मध्यकाल, बी श्रृंगार काल, सी उत्तम काल, या फिर विकल्प डी भक्ति काल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। रीतिकाल इसी को कहते हैं, रीतिकाल को रीतिकाव्य कहते हैं, इसी को श्रृंगार काल कहते हैं, इसी को कलाकाल काल कहते हैं, और इसी को अलंकृत काल कहते हैं। तो बिल्कुल ऋतकाल का जो अन्य नाम है विकल्प बी श्रृंगार काल इज राइट आंसर। और किसने कहा है, तो ध्यान में रखिएगा, विश्वनाथ ने कहा है। ठीक है, पूरा विश्व श्रृंगार करता है, मैंने आपको ऐसी ही ट्रिक से इसको बिल्कुल रटाया है। ठीक है, चलिए और जो भाई बहन नए हैं, हिंदी साहित्य की इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, तो जितनी भी पूर्व की वीडियो है उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हो। मेरे द्वारा विस्तृत रूप से और ट्रिकी वे में कराया गया है, निश्चित रूप से आप सबको लाभ मिलेगा। और मित्रों, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक जगह स्थायित हो जाइए। और आपको चयन लेना है, चयन के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ गिने चुने प्रश्न होते हैं, कुछ गिने चुने टॉपिक होते हैं जहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। कम पढ़िए लेकिन समझ कर पढ़िए, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। ए अब्दुल रहमान, बी रहीम, सी शंभू, या फिर विकल्प डी धनपाल है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी धनपाल इज राइट आंसर, है ना। भविष्य के लिए धन को पाल कर रखते हैं, भविष्य के लिए धन को पाल कर रखते हैं, धन को पालते हैं, धनपाल। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ए डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, बी डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, सी गणपत चंद्र गुप्त, या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर, है ना। और मित्रों, मैंने आपको इसी क्लू से बताया है ना कि हिंदी साहित्य की 38 आलोचना किसने किया, राम कुमार वर्मा ने, है ना। 38 बार 1938 में लिखा गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा, ये ध्यान में रखिएगा। तो हिंदी साहित्य की 38 आलोचना कौन करते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि बड़ रत्नाकर के रचयिता हैं। ए जगन्नाथ दास, बी विद्यापति, सी ज्योतिश्वर ठाकुर, या फिर विकल्प डी शंभू है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी ज्योतिश्वर ठाकुर इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करते हैं बर्ण को ज्योति में पढ़ो, बर्ण को ज्योति में पढ़ो, ज्योति फार ज्योतिश्वर ठाकुर को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर फटाफट इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ए बीसल देवरासो,
बी पृथ्वीराज रासो, सी परमाल रासो या फिर विकल्प डी खुमाण रासो। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी पृथ्वीराज रासो इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करें पृथ्वीराज रासो को तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को और महाकवि चंद्रबरदाई जी को माना है, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न के अनुसार जो विकल्प आप देख रहे हैं उसके हिसाब से पृथ्वीराज रासो इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि श्रावकाचार्य के रचयिता हैं ए देवसेन, बी धनपाल, सी राम सिंह या फिर विकल्प डी जयंदु हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो श्रावक का आचार होता है देव से होता है। श्रावक का आचार बिल्कुल देव से होता है, जैसे श्रावक होता है तो श्रावक का मतलब होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मचारी गृहस्थ, है ना। तो श्रावक देव से, श्रावक देव से, ध्यान में रखिएगा। देव से फार देवसेन की रचना है, ये ध्यान में आपको रखना है। स्टार लगाकर फटाफट अपनी नोटबुक में दर्ज करिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी मैथिली में है? ए पदावली, बी रत्नाकर, सी राउलवेल या फिर विकल्प डी प्रकृत पैंगलम। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। पदावली की बात करते हैं तो पदावली विद्यापति जी की रचना है, मैथिली भाषा में है और इसी कारण से बिल्कुल, है ना, विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसको आपको बिल्कुल रट्टा लगाना है। बड़ को भी आपने देखा, बड़ रत्नाकर को, बड़ को ज्योति में पढ़ो, ज्योतिषवर ठाकुर की रचना है। प्राकृत पैंगलम, प्रकृत की पैंगलम क्या है? लक्ष्मीधर की रचना है, जिसकी टीका बंशीधर जी ने किया है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। और राउल बेल रोडा की रचना है, बेल तो रोड पे होता है, 10वीं शताब्दी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और इसमें बिल्कुल, है ना, ये नक्श का वर्णन है और ये शिलांकित है, शिला पर अंकित हुई ये रचना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल ढेर सारे भाई बहनों का जो जवाब था विकल्प ये इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि आदि काल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है? ए जैन, बी सिद्ध साहित्य, सी नाथ साहित्य या फिर विकल्प डी रासो साहित्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का बिल्कुल जो जवाब है ना, बिल्कुल टूट पड़ा कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ए जैन साहित्य इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। आदिकाल में सबसे ज़्यादा जो साहित्य की रचना हुई है जैन साहित्य की हुई है, ध्यान में रखिएगा। छोटा सा प्रश्न है लेकिन कभी कभी गंभीर चोट कर देता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि सिद्धों की संख्या बताई गई है। ये प्रश्न कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है। ए 84, बी 64, सी 34 या फिर विकल्प डी 86। तो 84 सिद्ध, ध्यान में रखिएगा। नाथ 9, नयनार 63, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ये 84 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि बीसलदेव रासो में कुल पद हैं। ए 100 पद, बी 120, सी 125 या फिर विकल्प डी 140 पद हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 125 इज राइट आंसर, है ना। बीसलदेव रासो में कुल कितने पद? 125 पद, 125 पद, ध्यान में रखिएगा। छोटा सा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि कढ़ापा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न, आसान सा जवाब आपको देना है। ए 16, बी 35, सी 70 या फिर विकल्प डी 74। तो कढ़ापा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे हैं? ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दिया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। 74 इज राइट आंसर। कढ़ापा के 74 ग्रंथ, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि खुमाण रासो की प्रमाणित प्रति कहाँ रखी गई है? ए पुणे संग्रहालय, बी ग्वालियर संग्रहालय, सी जयपुर संग्रहालय या फिर विकल्प डी मथुरा संग्रहालय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, खुमाण रासो दलपत विजय की रचना है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो प्रमाणिक प्रति है पुणे में है। तो खुमाण अड़ा है, यहाँ पुणे में भी अड़ा है, तो अड़ा को अड़ा से मिला दीजिएगा और प्रमाणिक प्रति कहाँ पे है? तो पुणे में है। खुमाण की प्रमाणिक प्रति पुणे में है, ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि विजय पाल रासो की भाषा है। ए डिंगल, बी पिंगल, सी अपभ्रंश या फिर विकल्प डी प्राकृत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। अपभ्रंश इज राइट आंसर, है ना। विजय पाल रासो की जो भाषा है अपभ्रंश
भाषा इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 29 है कि विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? ए सूफी, बी शैव, सी वैष्णव या फिर विकल्प डी शाक्त हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी शैव इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो विद्यापति हैं वो शैव थे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 30 छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? विकल्प ए परमाल रासो, बी बीसलदेव रासो, सी खुमार या फिर विकल्प डी पृथ्वीराज रासो। तो प्रश्न संख्या 30 की बात अगर हम लोग करें ना, छंदों का अजायब घर, इस विकल्प के अनुसार विकल्प डी, है ना, इस प्रश्न के अनुसार जो विकल्प है विकल्प डी पृथ्वीराज रासो इज राइट आंसर। चंद्रप्रदाय जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 31 है कि सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं, तो उसी को आपको सही क्रम में सुमेलित करना है। एक ही बात करें, पृथ्वीराज रासो यहाँ पे देख रहे हैं कि जगनिक, परमाल रासो, दलपत विजय, बीसलदेव, चंद्रप्रदायी और खुमार के सामने नरपत नाल है। नीचे आपको कूट दिखाई दे रहा है, तो इसके हिसाब से अगर आपको मिलाना होगा तो बिल्कुल आप पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो चंद्रप्रदायी की रचना है, यानी कि ए का 3। तो ए का 3 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। परमाल जगनिक का है, तो देखिए बी का 1 हो गया, तो ए का 3, बी का 1 और बीसलदेव नरपत नाल की रचना है, तो बिल्कुल 4 और खुमार दलपत विजय का है 2। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब। यह सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। और आप लोग इसको रट्टा लगाए भी हैं कि पृथ्वी के पर विजय करो, राज करो, चंद्रमा की कृपा से, चंद्रमा के वरदान से पृथ्वी पर राज करो। परमाल माने हर माल निक निक होता है, तो निक निक फार जगनिक को ध्यान में रख लीजिएगा। बीसलदेव, 20 होता है कौन? पति, दलपति, सॉरी नर, नर क्या होता है? 20 होता है, नरपति, नर या पति 20 होता है। और खुमार, जिसके सैनिक खूब मारपीट करते हैं, उसके दल के पद की विजय होती है। तो खूब मार करेंगे तो उनके दल के पद की विजय होगी, ये भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और मित्रों देखिए, मार्केट में ढेर सारी पुस्तक हैं, उन्हीं पुस्तकों में से एक पुस्तक से करा रहे हैं, तो इस प्रश्न से मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, है ना। इसमें देखिए चंद्रप्रदायी, विद्यापति, अमीर खुसरू और कबीर हैं, है ना। तो बी में देखें कबीर, विद्यापति, अमीर खुसरू, चंद्रप्रदायी, चंद्रप्रदायी, अमीर खुसरू, विद्यापति, कबीर हैं, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो इस तरह से प्रश्न तो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। और कह रहे हैं कि कालक्रम के अनुसार सही कौन सा होगा, तो विकल्प सी अगर देखेंगे, पहले चंद्रप्रदायी, फिर अमीर खुसरू, फिर विद्यापति, फिर कबीर हैं, एकदम बिल्कुल सही जवाब, विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 33 है कि ढोला मारू रा दूहा के रचयिता हैं? ए कुशल, बी राम सिंह, सी धनपाल या फिर विकल्प डी पुष्पदंत है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प ए को लाभ किया जाए। ढोला मारू रा रूहा, तो दूल्हा को लाभ होता है, तो लाभ फार कुशल लाभ को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 34 है कि गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ है? ए ज्ञान मंजरी, बी हितोपदेश, सी भुवन दीपिका या फिर विकल्प डी 84 वैष्णव की वार्ता। तो बिल्कुल सही जवाब है, कुल 84 और 252 वैष्णव की वार्ता, है ना। कुल फार गोकुल को ध्यान में रखिएगा। कुल गो कितने? बोले 84 और 252, तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है? ए विद्यापति, बी अमीर खुसरू, सी शिव सिंह सेंगर या फिर विकल्प डी जाति गेरसन। तो विद्यापति क्या है? मैथिल कोकिल, ये ध्यान में रखिएगा। पदावली इनकी रचना है, उसी पदावली के आधार पर इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभिनव कवि, है ना, दशावधान, खिलन कवि, ढेर सारी उपाधियां इनको मिली हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता हैं? अब जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ए शालभद्र सूरी, बी विजय सेन सूरी, सी आसगु या फिर विकल्प डी सारमूर्ति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प को लाग किया जाए। अब भारतेश्वर बाहुबली रास, कौन बाहुबली होता है? जो भद्र होता है और सूरी होता है। शाल भद्र सूरी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 37 है कि राहुल संकीर्तन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है? ए सरहपाद, बी शालभसूर, सी चंद्रप्रदायी या फिर विकल्प डी शंभु। तो राहुल सर हैं। राहुल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है।
शिव पूर्ण है, शिव पूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। शिव सिंह सेंगर के अनुसार पुण्य कवि। शंभु स्वयं पुष्प है, पुष्पदन शंभु, ध्यान में रखिएगा, है ना। सालभद्र सूर्य, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। शिव पूर्ण है। राहुल सर है। शंभु राम कुमार वर्मा, शंभु को राम कुमार वर्मा ने माना है ना। चंद्रप्रदाय की बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। शिव पूर्ण है, राहुल सर है, शंभु राम कुमार वर्मा, साल भद्र को नहीं जाना, गणपत चंद्र गुप्त और राम कुमार वर्मा ने माना। ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आपका जो प्रश्न था विकल्प ए सरहपाद इज राइट आंसर, ठीक है। सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 38 है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना और सूची 2 में रचनाकार हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी साहित्य का नया इतिहास कौन लिखेंगे? बच्चन जी लिखेंगे। बच्चन का हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ध्यान में रखिएगा। और हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। यहाँ पे देखेंगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो वैज्ञानिक गण हमेशा हम कहते हैं वैज्ञानिक गण, गणपत चंद्र गुप्त, तो 5 और बी का 2। हिंदी साहित्य की आलोचना अभी अपने हुआ 38 आलोचना राम कुमार वर्मा ने किया है 1938 में, ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपको मिल गया ए, सी का 1। और हिंदी साहित्य की संवेदना और विकास का स्वरूप राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास तो बच्चे लिखेंगे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास वैज्ञानिक गण लिखेंगे, गणपत चंद्र गुप्त। आलोचना 38 होगी, राम कुमार वर्मा करते हैं, तो राम कुमार वर्मा द्वारा। हिंदी साहित्य की संवेदना और विकास का स्वरूप होता है स्वरूप फार रामस्वरूप चतुर्वेदी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि रचनाकार के आधार पर आदिकाल को चाणकाल किसने कहा है? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी डॉक्टर गणपत चंद्र, सी आचार्य शुक्ल, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आदिकाल, है ना, आदिकाल को चाणकाल किसने कहा है? अब जवाब आपको देना है। और जिन भाई बहनों ने बिल्कुल सुना रहा होगा वो भी इसका जवाब दे देंगे। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लाग किया जाए। संधि एवं चाणकाल, संधि एवं चाणकाल राम के कुमार, ध्यान में रखिएगा। लव और कुश की बात करते हैं, संधि करो अथवा रण करो। तो संधि एवं चाणकाल राम कुमार वर्मा द्वारा, ध्यान में रखिएगा, आदिकाल का नामकरण किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? ए राहुल शंकरतायन, बी मिश्र बंधु, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने, है ना, सिद्ध एवं सामंत राहुल है, सिद्ध एवं सामंत राहुल है। मिश्र बंधु का आरंभ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने तो वीर गाथा काल कहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 बिशल देव रासों में छंदों की संख्या, ये देखिए प्रश्न रिपीट हो गया। ए 125, बी 150, सी 200, या फिर विकल्प डी 100। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प ए को लाग किया जाए, 125 इज राइट आंसर, है ना। इसके पहले भी ये प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि आलखंड किस ग्रंथ से संबंधित है? अब आपको जवाब देना है कि आलखंड किस ग्रंथ से संबंधित है। ए परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी कुमार, या फिर विकल्प डी विजयपाल रासो। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि परमाल रासो जगनिक की रचना है। जग में निक निक माल है और उसी का एक खंड है आलखंड, ध्यान में रख लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय जी की रचना है। खुमार रासो दलपत विजय की है, ये ध्यान में रखिएगा। विजयपाल रासो, है ना, नल सिंह की रचना है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो विकल्प ये परमाल रासो इज राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 43 है कि इतिहास दर्शन का संबंध ना तो अपने आप में अतीत से होता है, ना ही अतीत के बारे में इतिहासकार के विचारों से, बल्कि उसका संबंध इन दोनों के पारस्परिक संबंध से होता है। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? ए कालिंगवुड, बी हीगल, सी बिको, या फिर विकल्प डी मार्क्स का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, कालिंगवुड इज राइट आंसर। इतिहास दर्शन का संबंध अतीत से ना हो करके विचारों से होता है, तो कलिंगवुड ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? फिर वही प्रश्न घुमा फिरा करके आ गया कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, सूत्रपात किसने किया? ए शुक्ल, बी गासा दत्तासी, सी अब्दुल रहमान, या फिर विकल्प डी मुनि सालभद्र सूर ने। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, गासा दत्तासी ने लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा, इस्तवार दलाल तेतर हिंदुस्तानी शीर्षक से लिखा है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये भी हिंदी की विडंबना है कि बिल्कुल, है ना, हिंदी भाषा का इतिहास कोई विदेशी व्यक्ति लिख रहा है, विदेश में बैठकर लिख रहा है, और पत्र पत्रिकाओं द्वारा जो सूचना मिलती है उसके आधार पर लिख रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है और इसमें मात्र 72 कवि हैं, है ना, हिंदी के,
कुल 738 कवियों का जिक्र आता है, 72 हिंदी के, शेष उर्दू के कवि हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 45 है कि संदेश रासक कृति है, संदेश रासक किसकी है? ए राम सिंह, बी देवसेन, सी सालभद्र सूरी, या फिर विकल्प डी अब्दुल रहमान का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया है ना। संदेश क्या करता है? रहम देता है, संदेश रहम देता है। मैंने आपको इसी क्लू से बताया है कि संदेश रासक, संदेश रहम देता है। तो रहम फार अब्दुल रहमान का ध्यान में रखिएगा, रचना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न 46 से दोहा कोश के रचयिता हैं? ए गोरखनाथ, बी कढ़पा, सी सरहपा, या फिर विकल्प डी रूहिपा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी सरहपा इज राइट आंसर, है ना। दोहा का कोश किसके पास है? तो बोले सर जो दोहा का कोश है ना, उस सर के पास है। तो सर फार सरहपा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 47 तक रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? ए रहीमदास, बी केशवदास, सी लालदास, या फिर विकल्प डी अग्रदास। तो आप लोग बिल्कुल बखूबी जान रहे हैं केशव की रामचंद्रिका, केशव की रामचंद्रिका। तो केशवदास की रचना रामचंद्रिका है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब प्रश्न 48 है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न की चर्चा अभी हाल ही में जो प्रस्तुति हम लोगों ने किया है रचना काल से संबंधित, उसमें आपने देखा होगा। ये कह रहे हैं कि 700 विक्रम संवत से 900 विक्रम संवत, 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत, 1050 से 1375 विक्रम संवत, और फिर भी विकल्प डी है 1000 विक्रम संवत से 1350 विक्रम संवत। तो चूंकि आपको बताना है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल, बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए। 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1375 से 1700 विक्रम संवत, 1700 से 1900, और 1900 से 1984 विक्रम संवत तक का है। ये ध्यान में रखिएगा। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न तो परीक्षा में घुमा फिरा के किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न क्या 49 है कि अष्टछाप की रचना इनमें से किसने की है? विकल्प के अनुसार आपको जवाब देना है। अष्टछाप की रचना किसने की है? ए नंददास, बी वल्लभाचार्य, सी गोकुल, या फिर विकल्प डी नाभादास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी नाभादास। बात करें अष्टछाप की स्थापना तो 1565 ईस्वी में, है ना, विठलनाथ ने किया था। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ ने किया है। लेकिन इस विकल्प के अनुसार अष्टछाप की रचना किसने की है? तो विकल्प डी आप ध्यान में रख लीजिएगा, नाभादास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न के 50 है कि पावम चरु इनमें से किसकी कृति है? एक पुष्पदंत की, बी शंभू की, सी जिनदत्तसूर की, या फिर विकल्प डी धनपाल की। तो प्रश्न संख्या 50 का जवाब आप सबको देना है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर विचार करके दीजिएगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि बिल्कुल जो पावम चरु है ना, परिपंची शंभू, बिल्कुल विकल्प बी शंभू इज राइट आंसर। पावम चरु, रटड़ेम चरु, शंभु, छांदस, ये रचनाएं शंभू जी की हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 51 है कि रास पंचाध्यायी के रचयिता हैं? ए चतुर्भुजदास, बी गोविंद स्वामी, सी नंददास, या फिर विकल्प डी वल्लभाचार्य। तो रास पंचाध्यायी बिल्कुल विकल्प ये चतुर्भुजदास का है। रास पंचाध्यायी चतुर्भुजदास का है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि रस मीमांसा किसकी कृति है? ए आचार्य विश्वनाथ, बी आचार्य मम्मट, सी आचार्य केशवदास, या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल का है। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब बड़े बेहतरीन आ गया कि रस की मीमांसा रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि राउल बेल किसकी कृति है? ए रोडा, बी शंभू, सी राम सिंह, या फिर विकल्प डी लल्लूलाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि बेल का पेड़ रोड पे होता है। तो राउल बेल रोडा की कृति है, 10वीं शताब्दी की कृति है, और ये शिलांकृत कृति है जिसमें नक्शिक वर्णन किया गया है। नक्श से लेकर शिखा तक का, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है? देखिए प्रश्न फिर रिपीट हो गया। ए रोडा, बी दामोदर शर्मा, सी विद्यापति, या फिर विकल्प डी लल्लूलाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो होता है दमदार होता है। तो दमदार फार दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। प्रश्न के 55 है कि जह मन पवन न संचरय, रवि सस नाही पवेश, ताहि वट चित्त विषाम करूं, सरहे कहु उवेश।
पंक्ति किससे संबंधित है? ए सरहपाद, बी साल बसु, सी रोडा या फिर विकल्प डी विद्यापति की। तो ढेर सारे भाई बंधुओं का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। सरहपाद इज राइट आंसर, है ना। देखिए यहाँ पे सरहे है, यही सरहे है, सरहे माने सरहपाद है। जिसके मन में पवन संचर नहीं कर सकता है, रवि शशि नहीं प्रवेश कर सकते हैं, वह कौन है? वह सर है। सरफा सरहपाद को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सरहे है, ये सरहे सरहपा के लिए आया है, ध्यान में रख लीजिएगा। सरहपाद इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 56 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में देख रहे हैं भविष्य कहा, तो बिल्कुल धनपाल का। प्रमाद प्रकाश की बात करते हैं, जोइंद का है। पाहुड़ दोहा राम सिंह का है। संदेश राशक अब्दुल रहमान का है, तो संदेश रहम देता है। इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 2, बी का 3, सी का बिल्कुल 4 और डी का 1 है, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, अब बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही उत्कृष्ट है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 57 है कि निम्नलिखित कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में देख रहे हैं शंभु, विद्यापति, कबीर और चंद्रप्रदायी। बी में विद्यापति, कबीर, चंद्रप्रदायी, शंभु। सी में विद्यापति, कबीर, शंभु, चंद्रप्रदायी। और डी में है कबीर, शंभु, विद्यापति, चंद्रप्रदायी। अब आपको सही जवाब देना है। तो विकल्प ए में के पास आप लोग जाइएगा, शंभु, विद्यापति, यहाँ पे देखिए कबीर और चंद्रप्रदायी, यही थोड़ा सा मिसिंग कर रहा है ना। और बिल्कुल मित्रों, जो मार्केट में किताबें हैं, किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ गलतियाँ उसमें हो जाती हैं, ध्यान में रखिएगा। विद्यापति कबीर है, विद्यापति कबीर है, कबीर शंभु है। तो देखेंगे तो इसमें बहुत व्यवस्थित और सही सटीक उत्तर आपको तो नहीं मिलना है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे उपयुक्त अगर देखा जाएगा तो विकल्प ए इज राइट आंसर, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 58 है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन थे? ए राम प्रसाद निरंजनी, बी लल्लूलाल, सी तुलसीदास या फिर विकल्प डी सूरदास है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि भाषा योग वशिष्ठ, विकल्प ये राम प्रसाद निरंजनी इज राइट आंसर, है ना। जो भाषा का योग होता है वो बिल्कुल निरंजन होता है। भाषा का योग निरंजन, निरंजन फॉर राम प्रसाद निरंजनी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 है कि सतवती कथा के लेखक कौन है? ए ईश्वरदास, बी जान मोहम्मद, सी शिव सिंह सेंगर या फिर विकल्प डी लल्लूलाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, है ना। सत्य है, ईश्वर एक है, ये सत्य है। 1501 की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ईश्वर सत्यवती, ईश्वर सत्य है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ईश्वरदास की रचना है। प्रश्न संख्या 60 है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? ये नाभादास, बी हरिदास, सी तुलसीदास या फिर विकल्प डी सुंदरदास। तो भक्तमाल नाभा, नाभा, भक्तमाल नाभा, नाभादास, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। भक्तमाल, भक्तमाल, नाभादास, नाभादास। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए आरंभिक काल मिश्र बंधु द्वारा, ये सुमेलित नहीं है। सिद्ध सामंत काल राव संकीर्तन का, ये सही नहीं है। चरण काल आचार्य शुक्ल का, ये सही नहीं है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये सही नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि चरण काल की बात करते हैं। संधि एवं चरण काल बिल्कुल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया है, ये शुक्ल द्वारा नहीं है। तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 62 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है? ए मधुमालती, बी चंदायन, सी पद्मावत या फिर विकल्प डी मृगावती। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लागू किया जाए। और मैंने आपको बताया था ना कि मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, तो मुल्ला चंदा मांग रहा है राम के नाम पर, इन्हीं की मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन, और चंदायन को रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ स्वीकार किया है, माना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई? ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। ए 1540, बी 1550, सी 1565 या फिर विकल्प डी 1575। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1565 इज राइट आंसर, है ना। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विठल नाथ ने किया है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है। ए रामकुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, है ना, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का फल है रामचंद्र शुक्ल। चित्रवृत्ति में राम है,
चित्रवृत्त में राम है, राम फार रामचंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर इसी अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। अभी आपने देखा होगा सबके चित्र में राम आएंगे तो मंदिर हम, है ना, दुनिया भर का गाना चला है, तो चित्र में राम है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ग्रंथ है। ए हिंदी काव्य का इतिहास, बी हिंदी साहित्य का आदिकाल, सी हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, डी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ग्रंथ और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में लिखा गया है, ध्यान में रख लीजिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। ऋत काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र की, ये सही सुमेलित है। बी हिंदी काव्य संग्रह पंडित महेश दत्त शुक्ल का, सी हिंदी भाषा साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास का, ये, या फिर विकल्प डी हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, बिल्कुल डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया, ध्यान में रखिएगा। भूमिका नागेंद्र की सही है। हिंदी काव्य संग्रह महेश दत्त का है, बिल्कुल सही है। और हिंदी भाषा एवं साहित्य सुंदर है, सुंदरदास का है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी को जिन भाई बहनों ने चयन किया बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 67 है कि आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। ए मिश्र बंधु, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदि को आरंभ कौन करते हैं? मिश्र बंधु। आदि को आरंभिक काल किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे फटाफट अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चरण काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, ये ध्यान में रखिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? इनमें एक सुमेलित है। पृथ्वीराज रासो जगनिक, परमाल रासो कल्लड़ का, हमीर रासो नरपत नाल का, खुमाड़ रासो दलपत विजय का। तो बिल्कुल अगर देखेंगे ना, खूब मार पीट जिसके करते हैं सैनिक उसके दल की विजय होती है। खुमाड़ जिसके सैनिक खूब मारपीट करेंगे उसी के दल की पद की विजय होगी। अब पृथ्वी पर राज करो चंद्रमा के वरदान से चंद्रवरदाई की है। परमाल निक निक जग में निक निक माल है, परमाल रासो जगनिक का है। हमीर रासो की बात करते हैं, सारंगधर की रचना है। नरपत लाल का बिल्कुल विजयपाल रासो है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए। बुद्धरास के रचनाकार हैं सालभद्रसूर, आसगु, सारभूति, या फिर विकल्प डी उदयवंत। तो बुद्धिरास सालभद्रसूर की रचना है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प ये जिन भाई बहनों ने चुना बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 70 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। यह है पृथ्वीराज रासो श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। बी बीसलदेव रासो श्रृंगार प्रधान रस है। सी इसमें अधिकतर रासो का प्रमाणित नहीं है। डी है विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो विकल्प ये पृथ्वीराज रासो श्रृंगार प्रधान नहीं है बल्कि बी रस प्रधान है, यही असत्य है। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब, ये सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम अनुसार सही नहीं है? ये कह रहे हैं कि सही है ना। कौन सा कालक्रम अनुसार सही है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमाड़ रासो। पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमाड़ रासो, और खुमाड़ रासो बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, और हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और खुमाड़ रासो। इसके हिसाब से अगर आप मिलाएंगे तो आपको कुछ रचना के काल को आपको देख लेना चाहिए, है ना। बिल्कुल अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीसलदेव, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं विकल्प बी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये 9वीं शताब्दी के आसपास की रचना है। बीसलदेव 12 में, हमीर रासो और खुमाड़ रासो है ना। तो जो रचना वाले प्रश्न ज़्यादातर हम लोग जो देखते हैं ना किताबों में टाइप करते समय, या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कुछ ना कुछ गलतियाँ इसमें देखने को मिल ही जाती है। ये ध्यान में आप रखिएगा। खास तौर से जो रचना काल वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों को बिल्कुल आप लोग किताब से पढ़ के तब बनाने का प्रयास करिएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके हिसाब से किताब में विकल्प ये दिया है बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, खुमाड़ रासो, है ना। फिलहाल इसको मैं बहुत सही नहीं मान रहा हूँ।
ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 72 है कि सिद्ध एवं नाथों की संख्या क्रमशः है। अब सिद्ध एवं नाथों की संख्या क्रमशः है, इस प्रश्न को मैंने भी कराया था। ए 84 एवं 9, बी 9 एवं 84, सी 86 6 और डी है 6 और 86। तो सिद्धों की संख्या 84, नाथों की संख्या 9। विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था, बिल्कुल सही जवाब। ढेर सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 73 है, उपदेश रसायन रास के लेखक हैं जिनदत्त सूर्य, धनपाल, पुष्पदंत या फिर विकल्प डी शंभु। तो उपदेश रसायन रास है जिनदत्त सूर्य का। जिनदत्त सूर्य ने उपदेश रसायन रास लिखा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है कि प्रवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से किसका नामकरण हुआ है। ए रीतिकाल, बी भारतेंदु युग, सी आदिकाल या फिर विकल्प डी भक्तिकाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि प्रवृत्ति के आधार पर किसका नामकरण हुआ है, ध्यान में रखिएगा, है ना। रीतिकाल का, है ना, और आदिकाल का भी हुआ है, लेकिन विकल्प जो सटीक है ये रीतिकाल इज राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि पूर्व मध्यकाल का एक अन्य नाम शुक्ल जी के अनुसार है। ए रीतिकाल, बी पूर्व माध्यमिक काल, सी गद्यकाल या फिर विकल्प डी भक्तिकाल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है और पूर्व उत्तर काल को बिल्कुल रीतिकाल कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 76 है कि खुसरो ने काव्य भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग किया है। ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज भाषा या फिर मैथिली। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, खड़ी बोली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि डिंगल भाषा अपभ्रंश के साथ किसके योग से बनती है। ए राजस्थानी, बी गुजराती, सी बंगाली या फिर विकल्प डी मैथिली। तो डिंगल भाषा की बात अगर हम लोग करते हैं तो किसके साथ बनती है, तो डिंगल और पिंगल राजस्थानी के योग से बनती है। डिंगल पिंगल राजस्थानी भाषा के योग से बनती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 78 डॉक्टर अर्थो स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। ए रासक, बी रसिक, सी रास या फिर विकल्प डी रासो। तो नरोत्तम, नर से उत्तम, नर उत्तम है किससे, बोले रासक से। तो रासक से मानी है, रासो शब्द की उत्पत्ति इन्होंने रासक से मानी है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है। ये डिंगल, बी पिंगल, सी अवहट या फिर विकल्प डी देशज। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अपभ्रंश और ब्रजभाषा से पिंगल बनती है। तो पिंगल विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 80 है कि इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है। ये शंभु, बी धनपाल, सी जयेंद्र या फिर विकल्प डी विद्यापति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विद्यापति। अपभ्रंश के, है ना, बिल्कुल जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। ए पुष्पदंत, बी राम सिंह, सी शंभु या फिर विकल्प डी धनपाल को। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास शंभु, शंभु फार शंभु को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 82 एक शिलाओं पर लिखित ग्रंथ है, अभी इसकी चर्चा हुई है। ये प्रबंध चिंतामणि, बी राहुल बेर, सी उपविक प्रकरण या फिर विकल्प डी चर्यापद। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। राहुल बेल की बात करते हैं, रोडा की कृति है, 10वीं शताब्दी की, बिल्कुल ये शिला पर लिखी गई है और इसमें नक्शिक वर्णन किया गया है। प्रबंध चिंतामणि की बात करते हैं, मृतंग की रचना है। व्यक्ति प्रबंध के चिंता में तुंग हो जाता है, तो तुंग फार मृतंग की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण दमदार होता है, दामोदर शर्मा की रचना है। और चर्यापद सबका होता है, तो सबका फार सबर का ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 83 दोहा कोश का संपादन किसके द्वारा किया गया। सॉरी मित्रों, ये राहुल संकृतायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आप सबको देना है कि दोहा कोश। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प है ना, ए को लॉक किया जाए, राहुल संकृतायन इज राइट आंसर, है ना, दोहा कोश, ठीक है। चलिए ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। किसकी रचना है, सरापा जी की रचना है और उसका संपादन जो है राहुल संकृतायन जी ने किया है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। प्रश्न संख्या 84
विद्यापत पदावली में किस रस की प्रधानता है? ए बी रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस या फिर विकल्प डी वात्सल रस। तो धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी श्रृंगार रस इज राइट आंसर। बात करें विद्यापत की पदावली, तो विद्यापत की पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है, जिसमें राधा और कृष्ण के श्रृंगारिक पदों का वर्णन देखने को मिलता है। तो विकल्प बी श्रृंगार रस इज राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 85 है कि पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? ए 36, बी 35, सी 59 या फिर विकल्प डी 69। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 85 का जो जवाब है विकल्प डी 69 इज राइट आंसर। 1 कम 70, पृथ्वी राजों में राजरासों में 1 कम 70 69। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 86 है कि सिद्धों का काल किस सदी का माना जाता है ना? सिद्धों का काल किस सदी का माना जाता है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी या फिर विकल्प डी 5वीं। तो प्रश्न संख्या 86 का जो जवाब था विकल्प सी चौथी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 87, खुसरो ने निम्न में से किसका आविष्कार किया? ए सितार, बी गिटार, सी बांसुरी या फिर विकल्प डी पखावज। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए सितार का और तबला का आविष्कार जो है ये अमीर खुसरो ने किया था। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे फटाफट अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 88 है कि खुसरो के गुरु थे। और मित्रों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, परीक्षा कोई भी हो कहीं की भी हो, खुसरो जी से एक प्रश्न तो पूछा ही पूछा जाता है। तो खुसरो जी के गुरु ये कह रहे हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर विकल्प डी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए हजरत निजामुद्दीन औलिया इज राइट आंसर। और इन्हीं की मृत्यु पर इन्होंने एक पंक्ति गाई थी, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। ये ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल इसको स्टार लगाकर हमेशा के लिए अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 89 कि शंभु रचित कौन सा ग्रंथ जिसमें राम कथा का वर्णन मिलता है? ए पौमचरिव, बी नागचरिव, सी संदेश रासक या फिर विकल्प डी परमात्म प्रकाश। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि पौमचरिव इज राइट आंसर है ना। परपंची शंभु, पौमचरिव टेमचरिव शंभु शांत, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि चंद्रप्रदाय किसके दरबारी कवि थे? ये मोहम्मद गोरी, बी पृथ्वीराज चौहान, सी महाराणा प्रताप या फिर विकल्प डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ढेर सारे भाई बहन जान रहे हैं कि चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 91 है कि मुद्रा रासस के रचयिता हैं? ए विशाख दत्त, बी भट्टनारायण, सी हर्षवर्धन या फिर विकल्प डी शूद्रक है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जो रासस होता है ना, उसका दांत जो होता है विष वाला होता है। तो रासस का विशाख दत्त, विषा वाला दांत होता है। तो विशाख दत्त को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 दस कुमार चरित की रचना किसने की? ए दंडी, बी बाणभट्ट, सी अमरू या फिर विकल्प डी गोवर्धनाचार्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। दस कुमार, दासे दस कुमार, दासे दंडी, दस कुमार दंडी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 93 कि बद्रियान के अनुयायी कहलाते हैं? ए सिद्ध, बी नाथ, सी वैष्णव या फिर विकल्प डी शाक्त। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। सिद्ध इज राइट आंसर है ना। देखिए जो वज्रयान है ना वो सिद्ध कहलाते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रम अनुसार है? ये कह रहे हैं कि सरपा, सबरपा, लुईपा और कड़पा, सबरपा, सरपा, कड़पा, लुईपा। विकल्प सी में लुईपा, सरपा, कड़पा और सरपा है, और सरपा, सबरपा, कड़पा और लुईपा है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 94 का जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, अब बिल्कुल सही जवाब है। सर सब लुई डुम्बिपा हुई, सरपा, सबरपा, लुईपा और कड़पा। ये ध्यान में रखिएगा, यही क्रम है। मैंने आपको टिक से बताया कि सर सब लुई डुम्बिपा हुई, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 95 है कि नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है? ए नाथ, बी सिद्ध, सी जैन या फिर विकल्प डी बौद्ध संप्रदाय में। तो नारी की निंदा कौन करता है? नाथ करता है। और नारी अपने पति को, अपने हस्बैंड को नाथ कहती है। तो नाथ फार नाथ संप्रदाय को ध्यान में रख लीजिएगा कि नारी की निंदा जो है नाथ करते हैं।
तो नाथ फार नाथ संप्रदाय को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 96 कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल कब से मानते हैं? ये है 1800 ईस्वी से, बी 1857, सी 1900 ईस्वी या फिर 1785। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प भी को लॉक किया जाए। 1857 इज राइट आंसर, है ना। गणपत चंद्र गुप्त की बात करते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में, जिन्होंने आधुनिक काल का समय 1857 से माना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 97 कि चार्ल्स एटियट ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? पलमाल रासो, आलखंड, खुमार रासो या फिर बीसलदेव। तो ढेर सारे भाई बहन जान रहे हैं कि विकल्प बी आलखंड का प्रकाशन करवाया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 98 कि अमीर खुसरो का जीवन काल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुतायत परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जीवन काल। ए 1250 1350, बी 1284 1320, सी 1255 और 1324 या फिर विकल्प डी है 1500 से 1584। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प सी 1255 1324 इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 99 है कि 600 जौवन दुह मिल गेल, दुह दल बले दंत परिगेल, कबहू बांध है चक कच कबहू विधारी, कबहू ढाप अंग कबहू उघार। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? ये चंद्रबराय, विद्यापति, से खुसरो या फिर विकल्प डी शंभू की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर ये विद्यापति की पंक्ति है ना, कि 600 जौवन दुह मिल गेल, दुह दल बले दंत परिगेल, और कबहू बांध है कचक कबहू बिघार, कबहू ढाप अंग कबहू उघार। ये विद्यापति की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 100 है कि खुसरो के ग्रंथों की संख्या बताई जाती है। ए 100, बी 150, सी 120 या फिर विकल्प डी 200 है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि खुसरो ने शतक लगाया था। शतक मतलब 100 ग्रंथ है, ये ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जुड़ करके आप सभी अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। धन्यवाद, नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो। बाय बाय।